हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था मौर्य उत्तर काल, जिसे गुप्त पूर्व काल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मौर्य काल के बाद में जो काल आया था उसे मौर्य उत्तर काल कहा गया था। और आपको बता दें, मैंने जितने भी मौर्य काल थे, मौर्य काल के क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के पढ़ने से, और जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके थे मैंने उसमें बता दिया था सारा। और मौर्य उत्तर का एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें 20 क्वेश्चन बताया था। आज इस मौर्य उत्तर के दूसरे क्लास में आपको ये मौर्य उत्तर जो टॉपिक है समाप्त कर देंगे। यहाँ वहाँ 40 क्वेश्चन बताए थे, आज भी 40 क्वेश्चन बताने के बाद में आपका मौर्य उत्तर काल यहाँ समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे। बाय द वे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। जो स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अब इसका कारण क्या था? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी? नहीं। यहाँ जो कथन है वो आपका सही है, बट जो कारण है वो गलत है। तो इसमें से जो यहाँ जो सही होगा, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते थे गांधार शैली कहते थे। ओके। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो आपको पता होगा यह महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था कि कनिष्क के शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी। अब यहाँ कह रहा है बौद्ध धर्म भारत से बाहर प्रसार था, जैन धर्म पुनः उदय हुआ, कि चतुर्थ बौद्ध संगति, तो यहाँ सी राइट हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति इसी के काल में हुई थी, इसने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आपको बता दें पुष्यमित्र शुंग का था, शुंग वंश का, मतलब जो पुष्यमित्र शुंग थे उसी का ये समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए कह रहा है सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा जो अभिलेख है वो किस राजा द्वारा जारी किया गया? यहाँ है यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पार्थु राजा गोंदोफर्निस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा शक राजा रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, शक राजा रुद्रदामन द्वारा विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख मिला था। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके उसमें आया था? यहाँ मिनांडर नहीं, रुद्रदामन बिल्कुल नहीं, गोंदफनीज के उसमें आया था। तो शासनकाल में ईसाई धर्म कौन प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। तो किसके उसमें शासनकाल में आया था? गोंदोफिनर्स के। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यहाँ है कनिष्क नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका कनफ्यूशियस सेकंड हो जाएगा। ठीक है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वह कनफ्यूशियस था, सेकंड था। कुषाण वंश का शासक तो कनिष्क था, बट यहाँ सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने की बात बोला था तो वो कनफ्यूशियस हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो छत्र प्रणाली का जो प्रयोग किया था, यहाँ है गुप्तों ने नहीं, हिंदुओं ने बिल्कुल नहीं, यहाँ हो जाएगा शकों ने छत्र प्रणाली का यूज़ किया था। अगला प्रश्न है, जिसे मुक्तिदाता कहते हैं कि उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? और यहाँ है शक के राजाओं ने। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आए। ठीक है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था, किसने लाया था? तो यहाँ ग्रीकों द्वारा। जी हाँ, ग्रीकों के द्वारा ही सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो किसका था? बैक्ट्रिया का था। ठीक है, बैक्ट्रिया का था। अगला प्रश्न है, चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से जो बनने वाले सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो कर पषाण कहा जाता है। ठीक है, कर शापड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? यहाँ है कुषाणों का, तमिलों एवं चेरों का। तो तमिलों चेरों का हो जाएगा।
तो स्टूडेंट आपको बता दें, इस तरीके से इस टॉपिक के ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस टॉपिक के वही क्वेश्चन आप पढ़ें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपका प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा, और यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। मरुत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? ठीक है, कोच्चि असत्य है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? बेरीगोजा, आरिमकोड, तो आरी का मेड हो जाएगा। अगला प्रश्न, मरुत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस ने? नहीं, तो यहाँ डेमेट्रियस होगा, मिनांडर नहीं होगा, ना ही मिथ्राडेटस होगा, ना गोडोफिनियस हो गया है, डेमेट्रियस होगा। ठीक है, तो मरुत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सोकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो वो कौन था? यहाँ देखिए, मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर। तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया, वो मिनांडर था। अगला प्रश्न, कुषाण का संबंध था सीथियन जनजाति से? नहीं। पार्थियाई से? नहीं। चीन के यूची जनजाति से था उसका। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो वो अश्वघोष था। अश्वघोष के ही कारण जो कनिष्क था वो बौद्ध बना था, और इसका उत्तरदायी अश्वघोष ही था। अगला प्रश्न है, यहाँ मैचिंग करना है इंडो, ग्रीक, शक, पार्थो और हिंदी यवन कहाँ कहाँ की कैसे मैचिंग करना है। तो आपको बता दें, इंडो जो होगा वो हिंदी यवन होगा, और जो आपका यहाँ शक है वो सीथियन हो जाएगा, एंड जो आपका पार्थो है वो पल्लो हो जाएगा। यहाँ भी मैचिंग करना है, यहाँ राज्य को और राजधानी को मैचिंग करना है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ सुंग जो था उसकी राजधानी विदिशा थी, चेदी की राजधानी कलिंग थी, सातवाहन की प्रतिष्ठान पैठन थी, एंड जो कुषाण था उसका पुरुषपुर पेशावर था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर, इसे सीजर कहते हैं, की उपाधि ग्रहण की थी? तो थे कौन? कुषाण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? बरहूत, कुसुम? नहीं, यहाँ सभी का हुआ था, यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ से किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? यहाँ है वृत्त कथा। वृत्त कथा इस द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, पुष्पमिश्र बौद्धों ने संशय देते थे। तो इसमें बताना कौन सा इसमें से कथन सही है? तो आपका इसमें से केवल 3 होगा कि बुद्ध गया में जो शशांक था ने बौद्ध वृक्ष को कटा दिया था। तो यहाँ से तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको बताना है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को उल्लेख मिला है? तो महाक्षत्रप रुद्रवन का जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो यहाँ जैसे सातवाहन नहीं, शक नहीं, कुषाण यहाँ हो जाएगा। तो नियमित रूप से अगर सोने के सिक्के की बात आएगी तो कुषाण राइट होगा। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवाल किस वंश से संबंधित था? तो खारवेल जो था यह आपका यहाँ देखिए चेदी वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश जो खारवेल था वह चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का बचा हुआ है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेष्ठ संगठन के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सही है? क्या लगता है? पहला कहना था कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा कह रहा है श्रेणी को अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। इसमें से सही कौन सा है? ना ही आपका ए सही है, ना बी सही है, यहाँ सी राइट हो जाएगा। यहाँ दूसरा और तीसरा देखिए, दूसरा मतलब श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। जी हाँ। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायाधिकार होता था। जी हाँ। तो आपका यहाँ केवल 2 और
3 सही हैं। तो इस तरीके से आज आपका ये मूलोत्तर का टॉपिक समाप्त होता है। तो इस टॉपिक में से जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं प्रैक्टिस भी हो गया और साथ में ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई मीन कह लें कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बाद आपका टॉपिक है संगम युग। ठीक है, संगम युग से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में देखने को बार बार मिलते हैं। आपका प्रैक्टिस भी बनता रहता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा बेल आइकन बना उसको प्रेस करें जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो इस प्रकार मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।